हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो हम लोग जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का ना लेक्चर नंबर 10 तक पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का लेक्चर नंबर 11, जिसमें हम लोग काफ़ी हद तक देख चुके हैं। अब बस 2 लेक्चर में आपका ख़त्म होने वाला है, जिसमें हम अब आपको एनसीईआरटी के माध्यम से एनसीईआरटी की लाइन दिखा करके आगे बताने वाले हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे क्या कि कैसे फूड का पाचन होता है, कैसे भोजन का पाचन होता है। हम लोग उसकी ग्लैंड्स वगैरह के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए तब तक हम अपने बोर्ड को साफ़ करते हैं और सब कुछ रेडी है, आप भी रेडी हो जाइए। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स होना बहुत ही ज़रूरी होता है ना। यही एक माध्यम है कि आपकी और हमारी आपकी मुलाकात होती रही। तो चलिए फिर देखते हैं कि हम लोग जो खा चुके हैं, जो पी चुके हैं, जो खाया पिया है, अब उसको क्या है पचाना है। तो आइए देखते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का लेक्चर नंबर 11 ना, जिसमें हम देखेंगे कि फूड का डाइजेशन कहाँ पे और कैसे होता है। तो चलिए, तो हम लोग लिखते हैं कि आपको पता है कि ये हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है, उसको लिखने की ज़रूरत है नहीं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन मतलब कुल मिला के पाचन और अवशोषण ना, और हम इसको करेंगे लेक्चर हमारा क्या है नंबर 11। लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें हम आज देखेंगे डाइजेशन ऑफ फूड कि भोजन कैसे हमारे बॉडी में क्या है पचता है, उसके बाद वो एब्जॉर्ब होता है। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि देखिए भैया, हम लोग जो गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़े थे, जो पाचन ग्रंथियाँ पढ़े थे, पाचन से संबंधित जो हमारे पास ग्रंथियाँ थी, क्योंकि आपको पता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में केवल 2 चीज़ें होती हैं ना, उसके 2 भाग हैं। पहला एलिमेंट्री कैनाल, कहाँ से, माउथ से एनस तक, और दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड मतलब पाचन से संबंधित जो ग्रंथियाँ हैं वही पाचन का काम करती हैं। ग्रंथियाँ क्या होती हैं, वो सेल्स ना, वो टिश्यूज़ ना, जो क्या करते हैं हमारे पास स्राव करते हैं, और जो पाचक रस का स्राव करती हैं, जो एंजाइम्स का स्राव करती हैं, उनको पाचन रस कहते हैं। आपको पता है ये भी कि ग्रंथियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और क्या है इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, जिसको हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, वो किसका हार्मोन्स का स्राव करती है। और जो हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो टीयर का, मिल्क का, स्वेट का, सीबम का, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास हमारी जितनी भी पाचन ग्रंथियाँ हैं सब की सब एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं। बस पेनक्रियाज एक ऐसा था जो मिक्स्ड ग्लैंड था। याद रखिएगा, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारी बातें हम आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि पेनक्रियाज क्या है मिक्स्ड ग्लैंड। क्योंकि उसमें इंडोक्राइन और इंडोक्राइन क्या है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों ही पोर्शन होते हैं। एक्सोक्राइन क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस निकालता है। पेनक्रियाज के जूस को हम लोग कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, क्योंकि उसमें हर चीज़ के पाचन के लिए क्या होता है, एंजाइम पाए जाते हैं। और उसका जो इंडोक्राइन पोर्शन है उसमें अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स निकलती हैं, जो 2 हार्मोन निकालता है। अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन का, और बीटा सेल्स किसका निकालता है, इंसुलिन निकालता है। ये हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो प्लीज़ जो अभी आप ना देखे हों पीछे का, तो प्लीज़ 100 टाइम्स एजुकेशन सर्च करिए और उसमें जाके प्ले लिस्ट में ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11th में जाइए। आपको जो है सीधे पूरी तरीके से डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का हर लेक्चर सीरियल नंबर से मिल जाएगा, इसीलिए इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं। नीट के लिए तो है ही, फाउंडेशन तो पढ़ते हैं 11th 12th वाले, 11th की एनसीईआरटी का ही है ही। और आपको बताया था कि जो आप टीजीटी और पीजीटी वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी ये जान लें, वो अभ्यर्थी जान लें, जो शिक्षक बनना है जिनको ना, वो भी हमारे मित्र जान लें कि क्या है 100% एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोलॉजी के, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो। तो आपके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा, 1 डे एग्ज़ाम्स के लिए भी है, और नीट के बच्चे तो स्पेशली याद रखें। चलिए, हम आपको बताए थे पहले से ही, आज हम देखेंगे स्टार्टिंग में कि पहले हमको 3 चीज़ें हमारे पास हैं, क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। अभी एक बार हम आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ के सुनाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स हमको पाचन करना है। दूसरी बात, हमको
प्रोटीन का पाचन करना है। तीसरी बात, हमको फैट का पाचन करना है। हमको फैट का पाचन करना है, मतलब हम ज़्यादातर जो हमारे पास मैक्रो एलिमेंट हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका हमको पाचन करना है। और लास्ट और चौथी चीज़ में हमको पाचन करना है किसका? न्यूक्लिक एसिड का। क्योंकि ऐसा है भैया कि हम जिस चीज़ को खाते हैं उसका न्यूक्लिक एसिड भी तो खा जाते हैं। आलू खाते हैं तो क्या उसका न्यूक्लिक एसिड बाहर निकाल कर रखेंगे? नहीं। एप्पल खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, गेहूँ खा रहे हैं, तो उसका न्यूक्लिक एसिड तो उसी में होगा ना। उसका डीएनए या आरएनए, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? डीएनए या आरएनए, वो जेनेटिक मटेरियल, तो वो जेनेटिक मटेरियल तो उसी में रहेगा ना, उसके जीन में ही रहेगा ना। तो हम उसको बाहर तो निकाल नहीं सकते, तो उसको भी खाते हैं। उसको भी पचाने के लिए हमारे पास एंजाइम्स होना चाहिए। तो आप जान लो कि स्पेशली हमको इन्हीं 4 चीज़ों का पाचन करना है। इसी को हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, और क्या है? न्यूक्लिक एसिड। यहाँ फैट की जगह क्या रहता है? लिपिड भी रहता है, लेकिन लिपिड को कम्प्लीटली हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं मानते हैं। फिल्टर के दौरान वो वहीं पे चिपक जाता है, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं कि वो क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन फैट का ही है। तो इसी वजह से फैट और लिपिड दोनों एक साथ हो जाते हैं। आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए हमको एमाइलेज चाहिए, हमको एमाइलेज चाहिए। प्रोटीन के पाचन के लिए हमको क्या चाहिए? बताइए ना। ये पहले प्रोटीन डाइपेप्टाइड्स में बदलता है, पेप्टोन्स में बदलता है, तो प्रोटीएजेज एंजाइम चाहिए। क्या है? प्रोटीएजेज चाहिए। इसके पाचन के लिए हमको लाइपेज चाहिए, और न्यूक्लिक एसिड के पाचन के लिए हमको न्यूक्लिएज चाहिए। बड़ा सिंपल तरीके से पूरा गहन अध्ययन करके इसको सारी चीज़ों को एक साथ कंसाइज करके आपको हम बता रहे हैं। आप इसको गांठ बांध लीजिए, जिसको कहते हैं। बड़ा सिंपल, एनसीईआरटी में पूरी तरीके से लाइन दिया है विस्तृत। हम आपको पढ़ के सुनाएंगे और आपको एक बार दिखाएंगे भी, लेकिन हम अपने तरीके से इसको सीधे सीधे आपको एकदम याद करवा दे रहे हैं कि पहले आप ये तो समझ लीजिए किसके पाचन के लिए क्या चाहिए। कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एमाइलेज चाहिए, प्रोटीन के पाचन के लिए हमारे पास प्रोटीएज चाहिए, और फैट के लिए लाइपेज चाहिए ना, और न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लिएज चाहिए। अब हमको कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन के लिए एमाइलेज चाहिए। तो आपको पहले ही बता दिए हैं कि पहली बार हमारे पास क्या सलाइवरी एमाइलेज कहाँ पे निकलता है? सलाइवरी एमाइलेज। ये सलाइवरी एमाइलेज है ना, और ये निकलता कहाँ से? हमारे लार से ही। सलाइवरी एमाइलेज कहाँ से निकलता है? सलाइवा में ही रहता है। निकलता कहाँ है? लार ग्रंथियों से। कितनी पेयर हैं? 3। आपको हम साथ साथ रिवाइज भी करवाते जाते हैं। पहली कहाँ पे? एक पे यहाँ, एक यहाँ पे। कान के नीचे जिसको कर्ण पर्व कहते हैं, उसका नाम ही है पैरोटिड ग्लैंड, उसको कर्व कहा जाता है। सब मैक्सिला सब मैंडिबुलर जो हमारे पास क्या है? यहाँ पे है अधोचम, और नीचे यहाँ ये सब लिंगुअल, जीभ के नीचे 3 लिप। ये सलाइवा पूरा निकालते हैं, इसमें सलाइवरी एमाइलेज निकलता है। और ये सलाइवरी एमाइलेज 30% स्टार्च का डाइजेशन कर देता है। 30% क्या है? स्टार्च का डाइजेशन कर देता है। स्टार्च है क्या? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, और वो स्टार्च क्या होता है? पॉलीसैकेराइड्स। वो पॉलीसैकेराइड को क्या करता है? डाइसैकेराइड में बदल देता है। एक यहाँ माउथ में हो गया, पहला ये माउथ में ही हो गया, लेकिन अब इसके बाद हमको और भी चीज़ें देखनी है, हमको और भी चीज़ें देखनी है। तो हम लोग अब क्या करते हैं? इसी को जो है हटाते हैं ताकि नीचे करें, फिर एक एक करके पढ़ लेंगे। जिसको नोट करना होगा वो नोट कर लेगा कि प्रोटीन के लिए, के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? प्रोटीएज। फैट के लिए लाइपेज, इसके लिए न्यूक्लिएज ना, न्यूक्लिएज या न्यूक्लिएजेस, लाइपेजेस ना, प्रोटीएजेस, ये सारे एंजाइम्स चाहिए। तो चलिए अब इसको और इसको हम अभी हटा देते हैं, क्योंकि पहले कार्बोहाइड्रेट को पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि वो हमारे पास कहाँ कहाँ से चीज़ें आती हैं कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए। आइए, जिनको ये नोट करना होगा सीधे सीधे आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा कि भैया कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए हमको एमाइलेज चाहिए। एमाइलेज 2 तरीके से आते हैं। एक कहाँ से? लार ग्रंथियों से, जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज,
और दूसरा एमाइलेज आता है कहाँ से? पेनक्रियाज से, जिसको हम पेनक्रियाटिक एमाइलेज या केवल और केवल एमाइलेज कहते हैं। चलिए, तो अब हमारे पास कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना है, सलाइवरी एमाइलेज है, 30% का स्टार्च का डाइजेशन कर देता है। तो इसी कार्बोहाइड्रेट की जगह हम आपको दिखा रहे हैं कि वो कार्बोहाइड्रेट है कौन सा। माउथ कैविटी में ही हमारे पास होता है पॉलीसैकेराइड। क्या होगा? पॉलीसैकेराइड। ये क्या है? पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स है क्या? कार्बोहाइड्रेट है। उस पॉलीसैकेराइड का नाम हम आपको बताएंगे तो क्या होता है वो? स्टार्च। क्या नाम है? स्टार्च। कौन सा पॉलीसैकेराइड? स्टार्च। ये कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड के रूप में है और उस पॉलीसैकेराइड का नाम क्या भैया है? स्टार्च। देखो आपको नीचे लिख के दिखा रहे हैं बड़े बड़े अक्षरों में, ये स्टार्च है। इस स्टार्च का डाइजेशन किसके द्वारा होता है? सलाइवरी एमाइलेज का द्वारा, सलाइवरी एमाइलेज के द्वारा। ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को डाइसैकेराइड में बदल देता है, डाइसैकेराइड्स में बदल देता है। कितना? 30%। कितना? 30% स्टार्च का ये डाइसैकेराइड्स में बदल देता है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं कितने परसेंट? 30%। कहाँ पे? माउथ कैविटी में ही। कहाँ पे? माउथ कैविटी में। इसका दूसरा पॉइंट कहाँ पे है? माउथ कैविटी में। सीधे सीधे लिख रहे हैं माउथ कैविटी में, मतलब मुख गुहा में है। तो पाचन स्टार्ट फ्रॉम कहाँ से? माउथ कैविटी से। माउथ कैविटी से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है। ये जो मुख गुहा है यहीं से पाचन स्टार्ट हो जाता है। 30% स्टार्च का डाइजेशन ये कर देता है। स्टार्च क्या है? देखो ऊपर जाते हैं, स्टार्च पॉलीसैकेराइड है और पॉलीसैकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट ना, डाइसैकेराइड कुछ भी, स्टार्च, ग्लूकोज सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? पॉलीसैकेराइड, स्टार्च। उसको सलाइवरी एमाइलेज डाइसैकेराइड में बदल देता है। कितने? 30% स्टार्च का डाइजेशन वो कर देता है, सलाइवरी एमाइलेज को बदल देता है। कहाँ पे? डाइसैकेराइड्स में। और ये होता कहाँ है? माउथ कैविटी में। चलिए, इसके बाद हम कह रहे हैं कि वो कहाँ चला गया? माउथ कैविटी से सीधे और सीधे हमारे पास कहाँ चला गया? बताइए? डिओडेनम में। डिओडेनम से पहले भोजन कहाँ गया? माउथ से कहाँ पे चला गया? स्टमक में। स्टमक मतलब आमाशय में। और उस आमाशय में हम लोग क्या कहते हैं कि 4 से 5 घंटे तक भोजन रहता है। देखिए जो भी है एनसीईआरटी की पूरी लाइन बोल रहे हैं, आप लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी है। 4 से 5 घंटे तक भोजन रहता है। और उसमें क्या करते हैं? अब हमको मिल्क प्रोटीन या और भी जो प्रोटीन हैं उसमें कितनी ग्लैंड थी? 3 ना। पेप्टिक ग्लैंड्स जिसको हम चीफ सेल या जाइमोजन सेल कहते थे, ऑक्जेंटिक सेल्स जिसको हम लोग पैराइटल सेल्स कहते थे, और हमारे पास सबसे इससे भी पहले क्या है? म्यूकस नेक सेल। ये 3 ग्रंथियाँ थी। किसमें? जिसको हम जठर ग्रंथि कहते हैं, जिसको आमाशय कहा जाता है, जिसको हम लोग स्टमक कहते हैं, उसमें ये 3 प्रकार की ग्रंथियाँ थी। उन तीनों ग्रंथियों में से क्या है? म्यूकस क्या करता था? श्लेष्मा निकालता था, मतलब म्यूकस निकालता था, म्यूकस नेक सेल। लेकिन हमारे पास पेप्टिक ना, और क्या है? ऑक्जेंटिक सेल्स HCl इंटेंसिक फैक्टर निकालता था, और पेप्टिक सेल पेप्सिन और रेनिन निकालता था। लेकिन वो क्या था? इनएक्टिव प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन को निकालता था। चलिए, तो अब हम आगे आपको बताते हैं कि 30% स्टार्च का काम हो गया। तो हम आते हैं अपने माउथ में से। कहाँ पे? स्टमक में। माउथ से स्टमक में। हमको आपको एक बात और रुक जाइए, थोड़ा सा हम आपको डिटेल में पाचन बताते हैं कि कहाँ से कैसे स्टार्ट हो रहा है। तो सीधे सीधे पहले लिखेंगे कहाँ पे? माउथ में। सीधे इसको आपने डिटेल में देख लिया, तो आइए हम आपको शॉर्ट में कर दें कि माउथ में क्या होता है? डाइजेशन इन माउथ। माउथ में क्या होता है? माउथ में हमारा वही पॉलीसैकेराइड। अब आपको इसीलिए हम इतना बताए थे कि पॉलीसैकेराइड है क्या ना, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। वो पॉलीसैकेराइड किस नाम का है? स्टार्च नाम का है। या आपको और अच्छे से लिखते हैं, देखिए स्टार्च, जैसे एनसीईआरटी में दिया है स्टार्च। ये स्टार्च है क्या? एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड। इसको चाहिए क्या? सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज। चलिए, और ये क्या कर दिया? डाइसैकेराइड में बदल दिया, डाइसैकेराइड्स में बदल दिया ये।
ये स्टार्च क्या है? पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड है। यही बस हम आपको यही नीचे लिखना चाह रहे थे बस। ये पॉलीसैकेराइड है। कितने परसेंट? 30% स्टार्च का डाइजेशन ये माउथ कैप्टिन कर देता है। माउथ के बाद हम आते हैं स्टमक में। अब स्टमक में हम पाचन देखते हैं। आपने सुना होगा कि मम्मी कहती हैं बच्चे को दूध नहीं पच रहा, मेरा बच्चा दूध नहीं पचा पा रहा है, डॉक्टर साहब के पास बार बार जाती हैं, डॉक्टर साहब ये फटी फटी लैट्रिन करता है, इसका दूध नहीं पचता है, तमाम चीज़ ना। तो क्या होता है कि भैया ऐसा है कि पहली बात तो आप दिन भर पिलाते रहे तो दिन भर मत पिलाइए, क्योंकि भैया जब बच्चा रोए, जब उसको भूख लगेगा तभी वो रोएगा, तभी उसको पिलाइए। क्योंकि आपका जो एंजाइम है बच्चे का, प्रोटीन का पाचन का एंजाइम जो करता है रेनिन, बहुत थोड़ी मात्रा में निकलता है और उसको पचाने के लिए क्या है, एंजाइम ज़्यादा है नहीं, तो आप थोड़ा थोड़ा करके पचाइए। क्योंकि भैया अब खाना आप इतना है और थोड़ा सा उसमें 2 बूंद एंजाइम निकला तो पूरा तरीके से वो काम नहीं कर पा रहा है। तो हमारे पास स्टमक में क्या होते हैं? पूरा का पूरा हम लोग देखते हैं प्रोटीन। अभी हम देखते हैं क्या है, वो प्रोटीन है। स्पेशली आप समझ लीजिए दूध की प्रोटीन। ये क्या करता है, हमारे पास निकलता है कहाँ से बताइए? ये पेप्सिन, पेप्सिन, और क्या है हमारे पास? रेनिन। डबल एन मतलब ये एंजाइम है, सिंगल एन रहेगा यहाँ पे तो वो हार्मोन जो किडनी से निकलता है। ये सारी मेरी बातें रिपीटर्स बच्चे समझ पा रहे होंगे, क्योंकि वो एक बार अगर 2 बार अगर पूरा पढ़े हैं तो वो समझेंगे, क्योंकि उसको कोरिलेट हम करते हैं। जैसे हमने अभी बताया, ये रेनिन क्या है? एंजाइम है। वो रेनिन जिसमें RENIN होता है वो क्या है? हार्मोन है और किडनी से निकलता है। चलिए, तो ये हमारे पास प्रोटीन है और ये प्रोटीन क्या करती है कुल मिला के, और हमारे पास ये पेप्टोन्स में बदल देती है, पेप्टोन्स में बदल देती है या डाईपेप्टाइड्स में, डाईपेप्टाइड्स में बदल देती है स्टमक में। लेकिन ये जो पेप्सिन था ये कैसे प्रो एंजाइम में बना? कैसे ये प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन था? ये कैसे बताना, ये कैसे बना पेप्सिन? क्योंकि इसमें जो ऑक्जेंटिक सेल था, हमारे पास देखो पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन को ये क्या करता है? HCl जब इस पे काम किया तो ये पेप्सिनोजन कहाँ पे बदल गया? पेप्सिन में बदल गया, ये पेप्सिन में बदल गया। ठीक, तो इसलिए पहले हम इसको ऐसा बताएं और फिर बाद में इसको ऐसा बताएं, क्योंकि आप समझिए, ताकि प्रोटीन को पेप्सिन और रेनिन मिल करके पेप्टोन्स और डाईपेप्टाइड्स में बदल देते हैं। लेकिन ये पेप्सिन आया कहाँ से? तो वही आपका जो क्या था, पेप्सिनोजन था, प्रो एंजाइम, वो HCl के फंक्शन से पेप्सिन में बदल गया। तो वही पेप्सिन फिर जाके प्रोटीन में और डाईपेप्टाइड्स में काम करता है। ये हमारे पास हो गया। और आपको पता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज आल्सो फाउंड इन क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा थोड़ा सा NCERT में साफ साफ लिखा है लाइपेज भी पाया जाता है, जो फैट को क्या बदल देता है? डाई एंड मोनोग्लिसरेल्डिहाइड में। ये फैट को क्या कर देता है? डाई, कौन सा? लाइपेज एंजाइम। ये फैट को क्या कर देता है? डाई एंड मोनोग्लिसरेल्डिहाइड, मोनोग्लिसरेल्डिहाइड्स। मोनोग्लिसरेल्डिहाइड डाई एंड क्या है? मोनोग्लिसरेल्डिहाइड में बदल देता है। ये हमारे पास क्या हो गया? स्टमक में हो गया। तो हमारे पास अब क्या करेंगे? स्टमक के बाद आपको पता है कि सबसे ज़्यादा पाचन का काम कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पाचन का सबसे ज़्यादा काम कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन लिखेंगे और पूरी तरीके से भोजन का पूरा पाचन छोटी आंत में हो जाता है। बड़ी आंत में पाचन का कोई भी रोल नहीं है, पाचन का रोल केवल होता है छोटी आंत तक। उसके बाद क्या होता है? बड़ी आंत में एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन डाइजेशन किसी भी प्रकार का नहीं होता है। तो ये क्या है? इसको थोड़ा आप स्टार पॉइंट लगा के लिखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही एक्सेप्शन है, ये बहुत ही एक्सेप्शन है। आपको हायर क्लासेस में बताया जाएगा कि अगर वहाँ पे थोड़ा सा लाइपेजेज है तो थोड़ा बहुत फैट का डाइजेशन हम लोग यहाँ कर लेते हैं, पेट में कर लेते हैं, स्टमक में कर लेते हैं, लेकिन ये क्या है? थोड़ा है।
याद रखिएगा। बाकी आपको चीज़ें ये क्या है, ज़्यादा मिलेंगी। अब हम लोग आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इसको जिसको नोट करना होगा वो लोग नोट कर लेंगे। हम लोग अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ेंगे कि जितना भी पॉलीसेक्राइड है वो सब टूट के डाइसेक्राइड्स में बदल जाता है। अगर कार्बोहाइड्रेट है तो, फैट है वो प्रोटीन है तो छोटी आंत में बदल के क्या हो जाएगा, वो पेप्टोन्स तथा क्या डाई पेप्टाइड्स में या प्रोटीएजेस में बदल जाता है। अगर हमारे पास लाइपेज फैट है तो वो क्या होगा, लाइपेज के द्वारा डाई मोनोग्लिसराल्डिहाइड में बदल जाएगा। एक बार फिर सुन लीजिए, स्टार्च डाइसेक्राइड्स में बदल जाएगा हमारे पास, जो कि पॉलीसेक्राइड होता है माउथ में। स्टमक में हमारे पास प्रोटीन है तो वो पेप्सिन और रेनिन के द्वारा क्या हो जाएगा, पेप्टोन्स में बदल जाता है, डाई पेप्टाइड्स में बदल जाएगा हमारे पास। क्यों? क्योंकि ये पेप्सिन आता कहाँ के है, HCl जो निकलता है ऑक्जेंटिक ग्लैंड से ना, वहाँ पे पेप्सिनोजन पे काम करता है, वो पेप्सिन में बदल जाता है। ठीक, और उसके बाद हमारे पास फैट थोड़ा सा, बहुत मिनिमम, लाइपेज के द्वारा डाइसेक्राइड एंड मोनोग्लिसराइड में बदल जाता है। इसके पहले हम आपको चलेंगे अब स्मॉल इंटेस्टाइन में। इससे पहले यहीं पे थोड़ा सा देखते हैं कि आपको पेप्सिन और रेनिन का फंक्शन थोड़े से बता दिया जाए, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया गया है। ये जो रेनिन होता है ना, RENNIN, बच्चे का जो दूध का प्रोटीन होता है केसीन, उस पर ये काम करता है। कहाँ पे? रेनिन इन चाइल्ड। बच्चों में जो दूध का प्रोटीन पचाता है, बच्चों में जो प्रोटीन को पचाता है वो क्या होता है, रेनिन है। और पेप्सिन हमारे पास क्या है, एडल्ट में। पेप्सिन हमारे पास कहाँ पे, एडल्ट में। इसीलिए क्या है कि जब हमारे पास क्या होता है, बच्चा दूध पीता है तो उसको रेनिन पचाने के, लेकिन ये 7 साल के बाद, आफ्टर 7 ईयर क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, रेनिन स्टॉप हो जाता है, रेनिन निकलना बंद कर देता है। वही काम क्या है, पेप्सिन करता है। और स्पेशली आपको एक चीज़ और बता दें कि जिनको दूध दिन में ना पचता हो तो वो समझ जाएं कि हमारा पेप्सिन सही से काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए दिन में आप दूध मत पीजिए, रात में पीजिए और थोड़ा थोड़ा करके पीजिए। आज इतना पीजिए, कल इतना पीजिए, 1 पाव पीजिए, 250 ml पीजिए, 300 ml पीजिए, इससे ज़्यादा मत पीजिए। और पेप्सिन हमारे पास स्पेशली क्या है, रात में ही निकलता है। रात का मतलब देखिए, टेम्परेचर, प्रेशर और क्या है, इकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं हमारे पास, ये बहुत ही हमारी बॉडी में काम करते हैं। कुछ चीज़ें रात में एक्टिवेट होती हैं, कुछ चीज़ें दिन में एक्टिवेट होती हैं। क्यों? क्योंकि उस समय लाइट नहीं रहती, उस समय अंधेरे। देखिए, अंधेरे में सोने से कुछ लोगों को आदत होती है, कुछ लोग नहीं सो पाते हैं प्रकाश में ना, और उनको अच्छा लगता है, उनके हार्मोन्स क्या है, एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, स्पेशली रात में निकलता है, सूर्यास्त के बाद ही। इसलिए जिनको दूध ना पचता हो, ऐसा नहीं कि दूध खाना ही छोड़ दो, दूध पीना ही छोड़ दो, आप स्पेशली रात में पीजिए और थोड़ा थोड़ा पीजिए। 100% की बात आपको बता रहे हैं, एकदम सही। तो पेप्सिन हमारे लिए क्या है, एडल्ट में, और रेनिन में क्या है, हमारे पास बच्चे में। और रेनिन को भी याद रखिएगा कि एंजाइम में डबल N होता है, सिंगल N नहीं होगा, सिंगल N नहीं होगा। अगर सिंगल N कर दिए भैया तो वो हार्मोन्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये बहुत सी क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ें थे जो हमने बता दिया कि प्रोटीन पचाने के लिए बच्चे में क्या होता है, दूध की प्रोटीन को, रेनिन, और बाद में यही हमारे पास क्या है, पेप्सिन काम करता है एडल्ट में। चलिए, आपको कुछ छूटना नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको घुमा के फिरा के जो है बार बार आपको किसी तरीके से बताते हैं कि आपके दिमाग में किसी तरीके से जाए। अब हम आते हैं कि हमारे पास माउथ हो गया, स्टमक हो गया, और हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, अभी हम पूरी आपको एनसीईआरटी पढ़ के भी सुनाने वाले हैं, चिंता मत करिए, एक लेक्चर भले चाहे और हो जाए। तो थोड़ा सा स्टमक में देख लेते हैं, माउथ में देखते हैं। हमारे पास जो माउथ था उसमें बेसिक नेचर था, स्लाइटली एसिडिक था, 6.8, तो मतलब न्यूट्रल के आसपास, न्यूट्रल के आसपास। तो हम उसको न्यूट्रल कहें, बेसिक कहें, या स्लाइटली एसिडिक आप कह लीजिए कि थोड़ा सा एसिडिक था। लेकिन स्टमक में जो HCl था ना, उसका pH कितना होता है, HCl का pH 1.8। HCl का pH हमारे पास था, HCl pH कितना था, 1.8, और ये क्या है, हाईली एसिडिक। तो इसका मतलब है कि प्रोटीन के पाचन के लिए हमारे पास
प्रोटीन के पाचन के लिए पेट में क्या होना चाहिए? एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम इन स्टमक। ये भी आपसे बहुत पूछा जाता है कि अम्लीय माध्यम में ही जो पेट में प्रोटीन पचती है वो अम्लीय माध्यम में पचती है पेट में, इसीलिए वहाँ पे HCl भी निकालते हैं और HCl ये भी क्या करता है? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है। फिर वो पेप्सिन क्या करता है कि जो हमारे पास प्रोटीन है उसको क्या होता है? पेप्टोन्स, डाइपेप्टाइड्स तथा प्रोटीएजेस में तोड़ देता है। चलिए, तो ये हमारे पास हो गया। अब हम चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपको कोई भी पॉइंट छूटना नहीं है और आपको हम पूरा एक तरीके से अभी NCERT पढ़ के बताएंगे। आइए, अब हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब है कि स्पेशली आप जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट? पहला पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? सी शेप डिओडेनम, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ग्रहणी। फेरिंग्स को हम लोग ग्रसनी कहते हैं, ओइसोफेगस को ग्रसिका कहते हैं ना, स्टमक को आमाशय और डिओडेनम को ग्रहणी। जो सारी चीज़ों का ग्रहण करती है वो सारी चीज़ों को ग्रहण करती है। और कितनी चीज़ों का ग्रहण करती है? आपको पता है कि जो हमारे पास पूरा का पूरा लीवर या गॉल ब्लैडर से आएगा वो भी ग्रहणी में आएगा, डिओडेनम में आएगा। पेनक्रियास से जो आएगा वो भी डिओडेनम में ही आएगा। और जो खुद स्मॉल इंटेस्टाइन एंजाइम्स निकालती है जैसे इंटरोकाइनेज वगैरह, वो भी कहाँ पे आएगा? डिओडेनम में ही आएगा। तो स्पेशली यहाँ पे लिख देते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहाँ पे? डिओडेनम में, डिओडेनम में। चलिए, डिओडेनम में ये सारी चीज़ें डिओडेनम में अब किसके द्वारा पचेंगी? आपको पता है कि हमने आपको ऐसे एक यू शेप डिओडेनम बनाया था। ये क्या है? यू शेप डिओडेनम बनाया था। बस ऐसे ही आप देख लीजिए, यहीं पे ऐसे ही पेनक्रियाज लगा था। थोड़ा जल्दी से बता रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें एक बार हो चुकी हैं। यहीं से पेनक्रियाज लगा था, यही पेनक्रियाज अपना सारा का सारा एंजाइम इसमें निकालेगा। और पेनक्रियाटिक जूस को हम लोग कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सारी के सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे मेन फंक्शन किसका है? वही पेनक्रियाज का, मिक्स्ड ग्लैंड का। और मिक्स्ड ग्लैंड के किस पोर्शन का? एक्सोक्राइन पोर्शन का, जो एंजाइम्स का स्राव करती हैं उन वाली का। चलिए, उन चीज़ों का। तो आइए हम लोग अपना देखते हैं और सीधे के सीधे हम लोग अपने उस पर चलते हैं। चलिए, हाँ, एक मिनट। चलिए, वहाँ पे क्या होगा? प्रोटीन के लिए हम दिखाते हैं कि प्रोटीन के लिए या पेप्टोन्स के लिए या प्रोटीएजेस के लिए, प्रोटीएजेस के लिए, प्रोटीएज के लिए या डाइपेप्टाइड्स के लिए आप कह सकते हैं। प्रोटीन हो, पेप्टोन्स हो या प्रोटीएज के लिए हमारे पास निकलता है एंजाइम्स। कौन सा एंजाइम निकलता है? हम आपको बता चुके हैं कि पेनक्रियाज कौन कौन सा एंजाइम निकालता है ना। ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिनोजन निकालता था। कीमोट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, इसी को हम लोग क्या कहते थे? बताइए। ट्रिप्सिनोजन, इसको कीमोट्रिप्सिनोजन। ये क्या था? प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को क्या हो जाएगा फिर? ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हो जाएगा। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। चलिए, ये क्या होगा? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। यही इन प्रोटीन को, इन पेप्टोन्स को और प्रोटीएजेस को बदल देता है किसमें? हमारे पास डाइपेप्टाइड्स में। किसमें? डाइपेप्टाइड्स में बदल देता है। किसमें बदल देगा? ये डाइपेप्टाइड्स में बदल देता है। ये कहाँ का है? पेनक्रियाज का। ये पेनक्रियाज के रस से। ठीक।
अब यहाँ से देखो हम ये कह रहे हैं कि भैया ये ट्रिप्सिन कहाँ से आया, अब हम बताएंगे आपको, क्योंकि आपके दिमाग में प्रॉब्लम आ जाए, फिर जब प्रॉब्लम आता है तो उसको सॉल्यूशन आता है। ये जान लीजिए कि चीज़ें आई कहाँ से। तो सीधे हम आपको बता रहे थे कि अब देखो पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है। पैनक्रियाटिक जूस, जो पैनक्रियास का रस होता है उसमें क्या क्या होता है आपको पता है। ये क्या है, क्या क्या निकालता है, ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन ना, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज निकालता है, ये निकालता है। और हमारे पास लाइपेज निकालता है ना, ये हमारे पास एमाइलेज निकालता है। ये भी क्या निकालता है, एमाइलेज। अगर एमाइलेज लिखा है तो समझ जाना पैनक्रियाटिक जूस है, और अगर सेलेवरी एमाइलेज लिखा है तो मतलब कहाँ पे, लार ग्रंथियों से निकलने वाला एमाइलेज है। ये वाला एंजाइम कहाँ से, पैनक्रियाज से निकलने वाला है, मतलब अग्नाशय से निकलने वाला एंजाइम है। और इसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियेज। कौन सा, न्यूक्लियेज। मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो ना निकलता हो कहाँ से, पैनक्रियाटिक जूस में ना हो। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो पैनक्रियाज से ना निकलता हो, जो अग्नाशय से ना निकलता हो। किसी भी चीज़ को, हर चीज़ को पचाने के लिए एंजाइम क्या होता है, निकलता है कहाँ से, पैनक्रियाज से। और उसका नाम क्या है, पैनक्रियाटिक जूस। मतलब वो रस, वो जूस जो पैनक्रियाज से निकलता है। कौन सा, ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन। आइए आपको दिखाते हैं भी, ये क्या है, ट्रिप्सिनोजन। सॉरी ये कम चलता है। ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, लाइपेज ना, एमाइलेज, और क्या है, न्यूक्लियेज। सारे के सारे एंजाइम्स क्या है, पैनक्रियाज से निकलते हैं। और ये पैनक्रियाज क्या होता है, पहले प्रोडक्ट पे, मतलब सारे के सारे पॉलीसैकेराइड्स को तोड़ के डाइसैकेराइड्स में बदल देता है। पैनक्रियाटिक जूस को ही हम लोग कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। भैया नीट वाले बच्चे ज़रूर इसको समझेंगे, बाकी लोग भी अगर ध्यान से दिमाग लगाएंगे तो उनको समझ में आएगा, क्योंकि लेवल थोड़ा हाई है। बड़ा सोचिए, बड़ा करिए, कि चिड़िया गोली की तरह नहीं पढ़ना है, एक एक ठो हिंदी करके पढ़ रहे हैं। भैया ऐसे नहीं हो पाएगा। आपको आगे पीछे करके आपको कोरिलेट बना के फर्स्ट बुक का, सेकंड बुक का, कौन सा चैप्टर कहाँ पे, जैसे अभी रनिंग बताया यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। इलियम में भी आपको बताए हैं कि एक इलियम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और एक इलियम कोक्सल बोन का, ये जो हमारे पेल्विस गर्डिल में नीचे की तरफ रहती है, पीछे की तरफ रहती है नीचे ना। कोक्सल बोन में भी एक इलियम होती है, तो याद रखिएगा। तो इसी पैनक्रियाटिक जूस को जो निकलता कहाँ से, पैनक्रियाज से, अग्नाशय से, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। वो निकालता क्या क्या है, ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, लाइपेज, एमाइलेज, और क्या है, न्यूक्लियेज एंजाइम्स को निकालता है। और भी जो कुछ बच जाए वो भी ये निकालता है। मतलब सबका पाचन ये करने में सक्षम है। तो ये पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं तो वो केवल कार्बोहाइड्रेट के होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स जो ओलिगोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स हम कहेंगे, मोनोसैकेराइड्स, क्योंकि सैकेराइड्स लगा है मतलब कार्बोहाइड्रेट का प्रकार का शुगर। लेकिन प्रोटीन वगैरह का भी जो पहला पार्ट है उसको तोड़ के ये सब क्या डाइसैकेराइड्स में बदल देता है। अब हमारे पास क्या होता है कि ये पैनक्रियाज से निकलने वाला जूस था, पैनक्रियाटिक जूस। तो अब हम थोड़ा सा ऊपर आपको मिटा के यहाँ पे हटा रहे हैं। इसको जो नोट करना होगा भैया लोग नोट कर लेंगे। हम इसको ऊपर से हटा के दिखा रहे हैं कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन खुद एक एंजाइम निकालता है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो हमारे पास एंजाइम है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो जूस निकलता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, सक्कस एंटेराइकस। क्या कहेंगे, SUCCU ना, या सक्कस एंटेराइकस। इस सक्कस एंटेराइकस को क्या कहते हैं हम लोग, इंटेस्टाइनल जूस। क्या नाम है, इंटेस्टाइनल जूस।
इंटेस्टाइनल जूस का मतलब है कि ये जो खुद स्मॉल इंटेस्टाइन निकालती है। इंटेराइकस, सकट इंटेराइकस का मतलब है इंटेस्टाइनल जूस, सॉरी यहाँ ई होगा, इंटेराइकस इंटेस्टाइनल जूस। और इस इंटेस्टाइनल जूस में एक हमारे पास बहुत ही भयानक एंजाइम पाया जाता है, क्या नाम है उसका? एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज नाम का ये जो एंजाइम है, एंटेरोकाइनेज का ये जो एंजाइम है, बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं क्योंकि ये डाइसैकेराइड्स का जो प्रोडक्ट होगा उसमें ही वो सब काम करेंगे, लेकिन उसमें एक क्या है? एंटेरोकाइनेज, जो कि बहुत भयानक होता है वो। अब इसको देखिए हम हटा दे रहे हैं, आपको बता चुके हैं कि ये प्रोटीन क्या है इसमें करता है, या सीधे यहाँ से लाइन से दिखा दे रहे हैं। आइए देख लेते हैं, इसको लिखा रहने दीजिए ताकि आपको पता चले कि ये एंटेरोकाइनेज सीधे आके क्या होता है? ट्रिप्सिनोजन पे काम करता है। ये एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन पे आके काम करता है और यही ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में बदल जाता है, यही ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में बदल जाता है। अब हम इसको हटा के आपको दिखा रहे हैं, जिसको ये नोट करना होगा कि पैनक्रियाटिक जूस में से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो हम बता रहे हैं, देखो ट्रिप्सिनोजन लिखा है, ट्रिप्सिनोजन को लिखा है। अब हम थोड़ा ट्रिप्सिनोजन को और इधर लिख दे रहे हैं कि ये जो एंटेरोकाइनेज है, हम क्या करेंगे वहीं दिखा रहे हैं कि हमारे पास ये क्या है? ट्रिप्सिनोजन। ये ट्रिप्सिनोजन पे कौन काम करता है? ये एंटेरोकाइनेज। यहाँ पे देखो लिख दे रहे हैं एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज नाम का एंजाइम ट्रिप्सिनोजन पे जब काम करता है तो ये एक्टिव ट्रिप्सिन में बदल जाता है, एक्टिव ट्रिप्सिन में बदल जाता है। और ये ट्रिप्सिन हमारे पास बेसिक माध्यम में काम करता है। कहाँ पे काम करता है? बेसिक माध्यम में काम करता है। चलिए, ये जब ट्रिप्सिन एक्टिव कहाँ पे आ गया? बेसिक माध्यम में काम करता है। तो कुल मिला के हम लिख रहे हैं कि यहाँ पे जो पीएच होता है, यहाँ पे पीएच कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में ये काम हो रहा है, तो यहाँ पे पीएच 7.8 होता है। कितना होता है पीएच? 7.8, याद रखिएगा। तो ये ट्रिप्सिनोजन में एक्टिव, ये ट्रिप्सिनोजन क्या है? एंटेरोकाइनेज के द्वारा ट्रिप्सिन में बदल गया। फिर ये ट्रिप्सिन सबको बदल देता है, कहाँ पे? प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को देखिए, ये ट्रिप्सिनोजन को कीमोट्रिप्सिन में बदल दिया। अब ये देखिए हमारे पास जो जितने भी बचे थे कि ये ट्रिप्सिन क्या करता है? सबको बदल देगा। ट्रिप्सिन सब पे काम करता ही करेगा, किस पे? यहाँ पे अब हम हटा के दिखा रहे हैं आपको कि कीमोट्रिप्सिनोजन जो अभी लिखे थे, कहाँ पे लिखे थे? ये लिखे थे पैनक्रियाटिक जूस में से निकलता था, इससे इसमें आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज ना को, इन सब को क्या कर देता है? इनको खुद क्या कर देगा? एक्टिवेट कर देगा। इन सब को ये बेचारा क्या कर देगा? अब एक्टिवेट कर देगा कि भैया आप क्या है, ये ट्रिप्सिन इस पे काम कर रहा है, इन दोनों पे ट्रिप्सिन काम कर रहा है। और ये कीमोट्रिप्सिनोजन क्या है? कीमोट्रिप्सिन में बदल जाएगा। ये जो हमने लिखा है कीमोट्रिप्सिन में बदल गया। कीमो NE लगाइए चाहे ना लगाइए, क्या है? कीमोट्रिप्सिन में बदल गया। देखो यहाँ पे कीमोट्रिप्सिनोजन था, लेकिन खुद ट्रिप्सिन के काम करने से इसको ये कीमोट्रिप्सिन में बदल गया। प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज ट्रिप्सिन की ही वजह से क्या है? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में बदल जाता है, जो हमने ऊपर लिखा है। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में बदल जाता है, डेज में बदल जाता है। थोड़ा से अपने ब्रेन को वाइड करिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हायर लेवल का है और स्पेशली नीट वाले बच्चों के लिए है, लेकिन आपको TGT और PGT के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो चलिए, तो ये क्या है? कीमोट्रिप्सिनोजन, और ये क्या है? प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ट्रिप्सिन की वजह से क्या है? कीमोट्रिप्सिन और क्या है? प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज में बदल जाता है। अब पीएच कितना होना चाहिए? 7.8। होता कहाँ पे है? डिओडेनम में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में। पहले लिखे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में,
और यहाँ पे देखिए यही फिर ट्रिप्सिन सबको बदल दिया, खुद ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज तीनों मिलकर के किसका, प्रोटीन का तोड़ दे रहे हैं, किसको, डाइपेप्टाइड्स में बदल दे रहे हैं, डाइपेप्टाइड्स में बदल दे रहे हैं। तो ये ट्रिप्सिन कहाँ से आई, पहले हमने इसीलिए लिखा कि ये ट्रिप्सिन कहाँ से आई, तो उसका अब पूरा नीचे डिटेल दिए हैं कि ये ट्रिप्सिन पहले ट्रिप्सिन नहीं था, ट्रिप्सिनोजन था, लेकिन इंट्रोकाइनेज की वजह से ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में खुद बदल गया, और ट्रिप्सिनोजन जब खुद में बदल गया तो सबको बदल दिया। हम बदलेंगे तो सारे अपने स्टूडेंट्स को बदल देंगे, भैया तुम लोग भी ऐसे करो, चलो ऑर्डर किसी एक को मिल गया है, इंट्रोकाइनेज ने ट्रिप्सिनोजन को उठा दिया कि भैया तुम उठो, एक्टिव हो जाओ, और जब वो उठा एक्टिव हो गया तो उसका नाम ट्रिप्सिन बन गया, और वो फिर वो क्या करेगा, सारे लोगों को उठा देगा कि भैया तुम लोग भी चलो फटाफट काम पे लग जाओ, और सब लोग अपना क्या वेशभूषा बदल के खटाक से आ गए। तो सबको बदलने वाला ट्रिप्सिन है, और ट्रिप्सिन कहाँ से, इंट्रोकाइनेज के द्वारा बदला जाता है, कहाँ से, ट्रिप्सिनोजन से। ट्रिप्सिनोजन पर जब इंट्रोकाइनेज काम करता है तो ट्रिप्सिन में बदलता है, इंट्रोकाइनेज निकलता कहाँ है, खुद स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन का pH 7.8 होता है, मतलब बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में। अब चाहे जितना बेसिक हो, कम बेसिक ज़्यादा बेसिक, तो बहुत कम बेसिक है लेकिन मानेंगे तो बेसिक ही, ठीक, तो ये बेसिक मीडियम में है। अब आइए, हमने आपको इतना बता दिया क्योंकि हम पैनक्रियाटिक जूस का ही चीज़ फंक्शन का देख रहे थे, स्मॉल इंटेस्टाइन में इंट्रोकाइनेज निकला था तो ये काम वो कर रहा है। हो कहाँ रहा है सब, स्मॉल इंटेस्टाइन निकाल कौन रहा है, पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज क्या करता है कि प्रोटीन का तो हो गया, वो लाइपेज मतलब फैट के लिए, क्या है, फैट के लिए। फैट से पहले हमारे पास क्या है, आपको दिखा दें, और भी जो स्टार्च होगा, और भी जो स्टार्च होगा वो भी छोटी आंत में, 30% तो माउथ में हो गया था, बाकी का जो स्टार्च है वो भी एमाइलेज के द्वारा। अब एमाइलेज लिखेंगे तो ये एमाइलेज मतलब क्या है, पैनक्रियाज वाला एमाइलेज, ये भी क्या करेगा कि इसको डाइसैकेराइड्स में बदल देगा, डाइसैकेराइड्स में बदल देगा पैनक्रियाट। ये सब ये पास क्या होता है हमारे पास, फैट के लिए क्या करेगा, फैट के लिए, फैट के लिए या लिपिड के लिए वो क्या करेगा, हमको निकालेगा क्या, लाइपेज। लाइपेज की वजह से ये हमारे पास बोला था अभी ना कि क्या होता है, डाई एंड क्या है, मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड में बदल जाएगा, मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड्स में बदल जाएगा। और देखिए हमारे पास क्या है, न्यूक्लिक एसिड जो हमारे पास है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड पे काम करेगा कौन, न्यूक्लिएज एंजाइम, न्यूक्लिएज एंजाइम। और न्यूक्लिक एसिड आपको पता है ना, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में बदल जाएगा, जो पढ़े होंगे उनको पता होगा पीछे। न्यूक्लिक एसिड किस में बदल रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स में, प्लस क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स में भी बदलेगा। इसको थोड़ा डिटेल में आपको चैप्टर नंबर 3 में है, मतलब जिसमें हम पढ़ते हैं कि सेल स्ट्रक्चर वगैरह ना, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, बायो मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में ये न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में बदल जाएगा। तो ये एंजाइम, ये एंजाइम, ये एंजाइम, ये एंजाइम सब के सब कहाँ से निकलते हैं बताइए, पैनक्रियाज से। लेकिन इसका काम कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, डियोडेनम में, डियोडेनम में, याद रखिएगा। ये तो हम सकस एंटेराइकस बोले हैं कि इंटेस्टाइनल जूस उसको हम कहते हैं ना, उसमें मेन जो है इंट्रोकाइनेज, वही जो क्या करता था, पूरा बदल देता था, किसको, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में, तो फिर ट्रिप्सिन सबको बदल देता था। अब हम इस चीज़ को यहाँ से हटा दे रहे हैं क्योंकि हमको इंट्रोकाइनेज केवल बताना था। तो ये चीज़ स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम में होता है, डियोडेनम में होता है, डियोडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम में मतलब ग्रहणी में होता है। और ये सब फंक्शन किसका है, पैनक्रियाज का ना, ये सब क्या है, पूरे के पूरे ये सब क्या है, पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाज की वजह से ये सब क्या है, पैनक्रियाटिक जूस है ना। तो क्या कहते हैं, हम लिखेंगे बाय द पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाज के जूस के द्वारा ये सारी चीज़ें क्या है, बदलती हैं। ये सब कहाँ से निकलता है, पैनक्रियाज से। मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या है, पैनक्रियाज का है। आप चाहे लिखिए फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज,
करता कहाँ पे है, छोटी आंत में, कहाँ, डिओडेनम में, ग्रहणी में ये सारा काम होता है। अब इसके बाद हमारे पास जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो खुद एंजाइम्स निकालती हैं, उन एंजाइम्स के द्वारा ये पूरी तरीके से पाचित कर लिया जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा और कर लेते हैं, चलिए थोड़ा सा और कर लेते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ज़रूर धैर्य बना के रखिए और वीडियो को कई बार देखिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही बार में देख लीजिए, तो कई बार इसको आप देख सकते हैं। चलिए अब हम कहते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो इंटेस्टाइनल जूस निकलता है, जो इंटेस्टाइनल जूस निकलता है उसमें हम लोग कैसे करेंगे, आइए। पहले तो हम लिख रहे हैं कि फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस को हम लोग स्पेशली क्या कहते हैं, सक्कस एंटेराइकस। आपको बता चुके कई बार, ये इंटेस्टाइनल जूस क्या होता है, सक्कस एंटेराइकस। ये सक्कस एंटेराइकस क्या करता है कि जो पेनक्रियाज के द्वारा काम किया गया है आधा अधूरा, पेनक्रियाज क्या है, सारी चीज़ों को, बड़ी चीज़ों को छोटे छोटे में तोड़ा, अब ये और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बदल देगा। इसका फंक्शन होता है कि हम पूरे के पूरे भोजन को, जो भोजन हमारे पास कहाँ था, पेट में, काइम उसको कहते थे, वहाँ से आके जब वो छोटी आंत में हो गया तो वहाँ पे फिर पेनक्रियाज अपना सारा काम कर दिया। अब उसके हम एंड प्रोडक्ट बना दें। डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट किसके द्वारा बनेगा, पेनक्रियाज, इसके इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा, इंटेस्टाइनल के जूस के द्वारा। फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, ये का पूरा बनेगा किसके द्वारा, हमारे पास एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन किसके द्वारा बनता है, इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा, जिसे हम सक्कस एंटेराइकस कहते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से पचा देता है, पाचन मतलब कंप्लीट हो जाता है। हम आपको बाकी एनसीईआरटी से पढ़ के आपको सुनाएंगे, जैसे माउथ में क्या कहते हैं हम लोग, भोजन को बोलस कहते हैं, पेट में क्या कहते हैं, काइम कहते हैं, और हम लोग क्या होता है, छोटी आंत में क्या कहते हैं, काइल कहते हैं। तो ये आइए इसको हम पाइचर में पहले देख लेते हैं कि इंटेस्टाइनल जूस का फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस ये क्या करता है, एंड प्रोडक्ट पे काम करता है कि एंड प्रोडक्ट बनाएगा जो पेनक्रियाट के द्वारा, पेनक्रियाटिक जूस के द्वारा डाइसैकेराइड्स वगैरह बने थे, उसमें तोड़े गए थे, डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टोन्स वगैरह में तोड़े गए थे, इन सबको हम क्या करेंगे, सीधे के सीधे बदल देंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन में। चलिए तो हम बोले थे कि डाइपेप्टाइड्स, पहला है डाइपेप्टाइड्स को तोड़ने के लिए, दूसरा हम आपको बोल चुके हैं कि हमारे पास क्या है, कुछ जो डाइसैकेराइड्स हैं उनको तोड़ने के लिए। अब डाइसैकेराइड्स में बहुत सारे डाइसैकेराइड्स आएंगे, डाइसैकेराइड्स में बहुत सारे डाइसैकेराइड्स आएंगे। चलिए तो हम क्या करते हैं, डाइसैकेराइड्स में तोड़ देंगे। डाइपेप्टाइड्स किसके द्वारा तोड़ा जाता है, डाइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज। ये डाइपेप्टाइडेज क्या है, डाइपेप्टाइड्स को किस में बदल देगा, अमीनो एसिड में। मतलब हमको प्रोटीन खाने से क्या मिलता है, अमीनो एसिड्स, क्योंकि हमारी बॉडी को अमीनो एसिड ही चाहिए। और 20 प्रकार के अमीनो एसिड हम लोग पढ़े हैं ना, जिसमें से 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल। तो ये किस में बदलेगा, अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड्स में। अब हमारे पास क्या आते हैं, डाइसैकेराइड्स कुछ हैं जिसको हम लिखेंगे माल्टोज। क्या है, माल्टोज। माल्टोज को तोड़ने वाला एंजाइम का होता है माल्टेज। क्या होगा, माल्टेज। निकलता कहाँ है, बता रहे हैं, इंटेस्टाइनल जूस है ये, मतलब इंटेस्टाइन से, छोटी आंत से। ये क्या करेगा, जब माल्टोज टूटता है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के मिलते हैं, मतलब पहला भी ग्लूकोज और दूसरा भी ग्लूकोज ना। चलिए माल्टोज के बाद हमारे पास क्या है, लैक्टोज। लैक्टोज मतलब ये मिल्क शुगर है, ये कौन सा है, ग्रेन शुगर ना। लैक्टोज को तोड़ने के लिए हमारे पास एंजाइम आता है लैक्टेज। कौन सा, लैक्टेज। और लैक्टेज क्या करता है, ये लैक्टेज लैक्टोज को 2 मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है। क्या, पहला है ग्लूकोज और दूसरा है क्या, गैलेक्टोज में।
गैलेक्टोज में तोड़ता है। माल्टोज हो गया हमारे पास ना, हमारे पास क्या हो गया, लैक्टोज हो गया हमारे पास, सॉरी लैक्टोज हो गया। अब हम आते हैं क्या, सुक्रोज। क्या कहेंगे, सुक्रोज भी हमारे पास क्या है, डाइसैकेराइड्स है। आपको पता है क्या है सुक्रोज ना, सुक्रोज को हम क्या कहते हैं, अरे चीनी भैया, क्या है ओरिजिनल आपको। चलिए तो क्या करते हैं, सुक्रोज को तोड़ने के लिए आता है सुक्रेज एंजाइम ना, सुक्रेज। और ये क्या करता है, पहला तो ग्लूकोज में है और प्लस एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाता है, एक मॉलिक्यूल किसका, फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल बनाता है। एक मॉलिक्यूल किसका बनाता है, फ्रक्टोज का बनाता है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाता है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है, न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स। अब क्या है न्यूक्लियोटाइड्स प्लस क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स। हम यहीं पे लिख दे रहे हैं न्यूक्लियोटाइडेज या न्यूक्लियोसाइडेज ना। तो पहले ये न्यूक्लियोटाइड्स को चलिए अलग अलग कर देते हैं। पहले ये न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ने के लिए हम लोग देख चुके हैं क्या आया है, न्यूक्लियोटाइडेज। ये के न्यूक्लियोटाइड्स को बदलेगा कहाँ पे, न्यूक्लियोसाइडेज पे ना, न्यूक्लियोसाइडेज पे। ये न्यूक्लियोसाइडेज बना, यहाँ से कर दे रहे हैं तो ये बना क्या, न्यूक्लियोसाइड्स। एक बार वहाँ भी दिखाया था, वहाँ भी थोड़ा टूट जाता था। ये न्यूक्लियोसाइड्स फिर क्या है, न्यूक्लियोसाइडेज के द्वारा जो एंजाइम्स है उसको थोड़ा अलग कलर से लिखते हैं ताकि आपको दिखे अच्छे से, ये अंतर पता चले। ये क्या है, न्यूक्लियोसाइडेज। ये न्यूक्लियोसाइडेज बेचारा क्या होता है, हमारे पास फिर शुगर और बेस में बदल जाता है, शुगर प्लस बेस में। आपको पता है कि हमारे पास बेस होता है, ये शुगर प्लस बेस बना के न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स फिर करके पॉलीमराइजेशन करके न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है, फिर न्यूक्लियोटाइड्स जाके न्यूक्लिक एसिड बनाता है। बड़ी मेहनत का काम है भैया, बहुत टफ चीज़ें हैं, लेकिन उसको इजी कैसे बनाएंगे, ऐसे। इसके लिए आपको 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस क्या है, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप पीजीटी की तैयारी करते हैं, आपको लेक्चरर होना है, ठीक, आप ज़रूर देखिए 100 टाइम्स एजुकेशन को। आपको नीट क्वालिफाई करना है, आप ज़रूर देखिए 100 टाइम्स एजुकेशन। तो ये हमारे पास क्या हो गया भैया, ये क्या है, इंटेस्टाइनल जूस, मतलब सक्कस एंटेराइकस। उसका नाम क्या है, इंटेस्टाइनल जूस को हम क्या कहते हैं, फिर से एक बार लिख दे रहे हैं, बार बार पढ़िए, क्या है, सक्कस एंटेराइकस, सक्कस एंटेराइकस, CUS, सक्कस एंटेराइकस। इंटेस्टाइनल जूस को सक्कस एंटेराइकस कहते हैं। ये क्या करता है, ये और ये पूरे के पूरे डाइसैकेराइड्स हैं, ये डाइपेप्टाइड्स है, और ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है। आप जानते हैं, इसी को लोग हम इस तीनों को लिख दे रहे हैं क्या, डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, सैकेराइड्स हैं, ये डाइसैकेराइड्स हैं। इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा ये देखो इंड में बदल गए। चलिए डाइपेप्टाइड्स क्या है, डाइपेप्टाइडेज के द्वारा, जो ये है इसी में एच जोड़ दीजिए, एंजाइम बन गया। डाइपेप्टाइडेज के द्वारा अमीनो एसिड में तोड़ा जाता है। माल्टोज, माल्टेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज में, मतलब माल्टोज टूटने के बाद 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स देता है। लैक्टोज टूटने के बाद किस एंजाइम के द्वारा, लैक्टेज एंजाइम के द्वारा। एंजाइम ये निकलता का है, खुद हाथ से निकलता है। ग्लूकोज प्लस क्या है, गैलेक्टोज में टूट जाता है ना। हमारे पास सुक्रोज, सुक्रेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूट जाता है ना। हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइडेज के द्वारा न्यूक्लियोसाइड्स, और क्या है फिर न्यूक्लियोसाइडेज में क्या है, जब टूटता है न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइडेज के द्वारा टूटता है तो शुगर और बेस में टूट जाता है, शुगर और बेस में टूट जाता है। तो भैया इसको सीधे सीधे याद कर लीजिए। बाकी का जो कुछ है, अब एब्जॉर्प्शन हम लोग पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन पढ़ने के बाद बाकी सब हम आपको अभी NCERT लेके, क्योंकि अपने नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए, अपने फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए ना, CBSE वालों के लिए, अब तो यूपी बोर्ड, हर बोर्ड में NCERT ही पढ़ाई जाती है, बस हिंदी और इंग्लिश का फ़र्क रहता है, बाकी चीज़ें सेम हैं। तो वही हम आपको अभी NCERT लेकर के एक बार पूरी की पूरी पढ़ाएंगे। जैसे अभी हमने बताया कि माउथ को में क्या, भोजन को क्या कहते हैं, बोलस, पेट में क्या कहते हैं, काइन, इंटेस्टाइन में क्या कहते हैं, काइल। तो ये जो चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको NCERT, क्योंकि NCERT की लाइन पूरी तरीके से आपको समझना है और उसको डिटेल से बताना है।
तो ये यहाँ पे छोटी आंत में पाचन खत्म। जब छोटी आंत में पाचन खत्म हो गया है तो हम क्या करेंगे, कहीं अब पाचन नहीं होता तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे अवशोषण पढ़ेंगे। हाइड्रोलिसिस इन सब का हो चुका है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कैसे भोजन का पाचन होता है। वो चीज़ जो एकदम पतली पतली हो गई है, जैसे लैट्रिन देखते हैं बहुत तेज प्रेशर बना रहता है ना, जब लूज मोशन होता है कितनी पतली पतली एकदम पानी जैसा, तो एकदम लिक्विड हो गया है, एब्जॉर्ब होने के लायक हो गया, अवशोषण होने के लायक हो गया है। तो अब उसको अवशोषित कैसे किया जाए, ये हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और आप जो है हमसे जुड़े रहिए, हमें भी आपका सहयोग चाहिए, और जिस तरीके से आप हमसे चाहते हो वो आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि और आपको क्या चाहिए, हमारी वीडियोज आपको कैसी लगती हैं, आप ज़रूर हमको कमेंट के माध्यम से बताइए। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करेंगे तभी लोग जो है सब्सक्राइब करेंगे। तो आप जो है सब्सक्राइब करिए, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, जो हमसे नए हो, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कुछ अच्छा पढ़ना है, थोड़ा बेहतर पढ़िए। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। एक बार मैं हट जा रहा हूँ ताकि चीज़ें आप चाहेंगे तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।